जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर का सेट 1 को कराने वाले हैं, जो इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस के 100 ऑब्जेक्टिव को कराएंगे, ठीक है ना, जो पॉलिटिकल साइंस का पहला मॉडल सेट है। और इसी तरह के हम आपको 5 मॉडल सेट देंगे और 5 मॉडल सेट को मिलाकर लगभग कुल आपका 500 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। कितना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा? तो 500 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे और इस 500 ऑब्जेक्टिव को मात्र 5 क्लास में आपका कंप्लीट करा देंगे, वो भी मॉडल सेट के साथ, ठीक है ना। मॉडल सेट क्लास ये जो है मॉडल सेट का है, ठीक है ना। 5 मॉडल सेट आपको कराएंगे, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस का समाप्त हो जाएगा और यहाँ से आपके पूरे एक भी ऑब्जेक्टिव बचने को नहीं मिलेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा आपके एग्जाम बोर्ड की तरह, ठीक है ना। एग्जाम बोर्ड की कॉपी में एक भी जो ऑब्जेक्टिव हो यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को हमारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए आज हम इस पॉलिटिकल साइंस के 100 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं। मॉडल सेट पहला है और इसी तरह के 5 भी अब आपको और हम क्या देंगे, तो इसका मॉडल सेट देंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन ये 100 ऑब्जेक्टिव जो है जो आपके मॉडल सेट में है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास का देख लीजिए मॉडल सेट है, ठीक है। इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए मॉडल सेट है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे पूरा एकदम हूबहू मॉडल सेट है, कोई फिक नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन आपके सामने देख लेते हैं कि वो 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से है। और हाँ, एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसका उत्तर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि आपकी आदासे जो है वो मजबूत बनी रहे, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से मन लगाकर अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सामने, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि शीत युद्ध का कालखंड था, अर्थात कि शीत युद्ध कब से कब तक चला था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि शीत युद्ध कब से कब तक चला था। तो जो हम आपको बता दें कि शीत युद्ध जो है वो कब से कब तक चला था जी। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में क्या दिया है 1914 से 1919। ऑप्शन बी में दिया है 1939 से 1945। ऑप्शन सी में दिया है 1945। ऑप्शन 1991। ऑप्शन डी में दिया है 1965 से लेकर 1991। तो हम आपको बता दें कि जो 1914 से लेकर 1919 में ऑप्शन ए में जो है ये तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। बी में जो दिया है उसमें द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और जो ऑप्शन सी दिया है सी, इसमें जो हुआ था यह शीत युद्ध का दौर था, ठीक है। शीत युद्ध का दौर कौन था? ऑप्शन सी 1945 से 1991। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिनका भी उत्तर ऑप्शन सी आ रहा है बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सभी 100 प्रश्नों को अच्छे से आपके दिमाग में बैठा दिए जाएंगे। एक बार अच्छे से क्लास को केवल सुन लीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि क्यूबा मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था। जो क्यूबा मिसाइल संकट है वह किससे संबंधित है? तो क्या ब्रिटेन से संबंधित है, या फिर सोवियत संघ से है, या फिर जर्मनी से है, या फिर फ्रांस से है। तो हम आपको बता दें जो क्यूबा मिसाइल जो संकट है वह सोवियत संघ रूस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सोवियत संघ रूस से संबंधित है, अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा जी? तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बर्लिन की दीवार गिरी थी। जो बर्लिन की जो दीवार है वह कब गिरी थी? शीत युद्ध के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। जब शीत युद्ध अपने अंतिम चरण पर था तो उस समय बनाया गया था। तो ये जो दीवार है वह कब गिर गई? जो बर्लिन की दीवार है वह 1989 में गिरी। कब गिरी थी? 1989 में। जिनका भी उत्तर ऑप्शन ए आ रहा है बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे अच्छे से बेहतर पढ़ाई कीजिए, ठीक है, बेहतर तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में मात्र आपको कुल एक माह से ज्यादा समय नहीं बचा है, मात्र एक माह ही समय है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि नाथुला दुर्ग भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। जो नाथुला दुर्ग है वह भारत को किससे जोड़ता है? कौन सा पड़ोसी देश से भारत को जोड़ता है? तो जो नाथुला दुर्ग है आप लोग याद कर लीजिएगा, चीन से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर का है, 5 मॉडल पेपर कराएंगे आपको, ठीक है ना। कितना? 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी प्रश्न। हर हाल में आप लोग को याद कर लेना है, छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न को। अगर एक बार में याद नहीं होता तो 2 बार वीडियो को देखकर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो नाथुला दुर्ग है वो भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो चीन से जोड़ता है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है आंसर वह क्या हो जाएगा जी? तो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करता है कि भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था। भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना कहां भेजा था भारत ने? तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो भारतीय शांति सेना है वह भारत ने सबसे पहले कहां भेजा था जी? तो श्रीलंका में भेजा था। कहां भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा जी? तो राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के बीच का मुद्दा क्या है। भारत और बांग्लादेश के बीच का जो विवाद होता है वह किसके लिए होता है जी? तो वह जल विवाद के लिए होता है। किसके लिए होता है? जल को लेकर होता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा जी? तो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे पहले भी प्रश्न में, बहुत सारे प्रश्न इसमें जो प्रश्न है बहुत बार करा चुके हैं। जो 10 दिसंबर आप लोगों को मालूम है कि क्या मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बहुत ही मस्त एकदम VVI प्रश्न है यह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है। स्टॉकहोम जो सम्मेलन है वह किसके लिए है, ठीक है, किसके लेकर होता है? तो वह जो है स्टॉकहोम सम्मेलन वह
वह पर्यावरण से है। किससे है जी? तो पर्यावरण से संबंधित है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सभी प्रश्नों को इसी बेहतर अच्छे से तैयारी करा देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित सबसे पहले किस व्यक्ति को किया गया था भारत में? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित सबसे पहले किससे किया गया था? तो वो तो पंडित जी को नहीं किया जाता, राधा कृष्ण को भी नहीं किया गया था, राजेंद्र प्रसाद को नहीं किया गया था। किनको किया गया था जी? तो सी राजगोपालाचारी को। किनको किया गया था? सी राजगोपालाचारी को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको? तो सी राजगोपालाचारी को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जिनका भी उत्तर ऑप्शन ए रहा है। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ अर्थात कि भारतीय जनता पार्टी, जो इसका आज का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से पहले नाम था जनता पार्टी और उससे पहले नाम था भारतीय जनसंघ। ठीक है, इसी जनता पार्टी का नाम क्या था? भारतीय जनसंघ शुरुआती तौर पर। तो इसके संस्थापक कौन है? भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया है? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया है। किसने किया है जी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और कांग्रेस के जो संस्थापक है वो एओ हुम है। ठीक है, कौन है? एओ हुम है। और भारतीय जनसंघ के अर्थात भारतीय जनता पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। इसका राइट उत्तर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? अभी हमने पढ़ा है कि बर्लिन का दीवार कब गिरी थी? तो 1989 में 1989 में गिरी थी। और यह किसका प्रतीक है? तो जो शीत युद्ध का चरमोत्तर का प्रतीक है। किसका है जी? तो शीत युद्ध का चरमोत्तर का प्रतीक है। जब शीत युद्ध जो अपने चरम उत्तर पर था, ठीक है ना, मतलब खत्म होने वाला था, एकदम चरम सीमा पर था, तभी क्या क्या बना रखा था? तो दीवार बनी थी बर्लिन की। ठीक है, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 1955 के वर्षा संधि में कौन सा सदस्य नहीं था? कौन सा देश सदस्य नहीं था? 1955 में जो वर्षा संधि है, वर्षा संधि में वो कौन सा देश जो है वो उसका सदस्य नहीं था? तो वह सदस्य कौन सा देश नहीं था जी? इसका कमेंट कीजिए। तो वह जो सदस्य है वह जर्मनी नहीं था। कौन? पश्चिमी जर्मनी। जर्मनी तो था ही, लेकिन पश्चिमी जर्मनी का था नहीं था। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। 5 सेट कराएंगे, आपका पूरा टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? ये दूसरी दुनिया क्या है जी? तो आप लोग को मालूम होगा कि जब शीत युद्ध हुआ था तो उस समय 2 भागों में बट गया था गुट पूरा देश। एक सोवियत संघ रूस में, एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। जो अमेरिका था वो पहली दुनिया था, जो सोवियत संघ रूस था वो दूसरी दुनिया था। तो उसी दूसरी दुनिया में कैसे देश आते हैं? तो वह साम्यवादी देश आते हैं। कैसे देश आते हैं जी? तो साम्यवादी देश आते हैं। किस देश में? किस दुनिया में? तो दूसरी दुनिया में साम्यवादी देश। और पहली दुनिया की बात की जाए कि पहली दुनिया में कौन से देश आते हैं? तो पहली दुनिया में आते हैं पूंजीवादी देश। कौन से देश आते हैं पहली दुनिया में? पूंजीवादी देश। और दूसरी दुनिया में साम्यवादी देश। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा जी? राइट हो जाएगा। अगला क्या है कि संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? जो संघाई संगठन हुआ था उसमें कुल कितने देश शामिल थे जी? तो जो संघाई संगठन है उसमें कुल 8 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, जिनका भी उत्तर ऑप्शन डी आ रहा है बहुत बढ़िया। आप लोग अच्छे से मेहनत करते चलिए, मात्र 1 माह का समय है आप लोगों के पास। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य है पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में कौन सा देश जो नाटो का सदस्य है जी? तो नाटो का सदस्य इनमें से कौन है? ठीक है, तो नाटो का जो इसमें से सदस्य है वह डी ब्रिटेन है। ठीक है ना, ब्रिटेन क्या है जी? नाटो का सदस्य है, बाकी सब नहीं है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाए प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अर्थात अमेरिका जो है देश, उसमें कुल कितने राज्य है? जैसे भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। उसी प्रकार अमेरिका में कुल कितने राज्य है? तो अमेरिका में कुल 50 राज्य है। कितने राज्य है? 50 राज्य है। तो ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? अमेरिकी नेतृत्व का विरोध, ठीक है ना, नाटो में किसने किया था? तो नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध जो है वह किसने किया था? तो वह फ्रांस ने किया था। किसने किया था जी? तो फ्रांस ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बराक ओबामा जो है, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? जो बराक ओबामा है वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो जो बराक ओबामा है वह अमेरिका के ही राष्ट्रपति थे। किस देश के राष्ट्रपति थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जिनके भी उत्तर ऑप्शन ए आ रहा है बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 19 नंबर की 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी 11 सितंबर 2001 को? तो आप सबको मालूम होगा कि 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था जी? तो विश्व वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अर्थात कि विश्व व्यापार सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था। क्या हुआ था? विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था। कब? तो 11 सितंबर 2001 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है कि खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी जी? तो खुले द्वार की नीति आप सबको मालूम होगा कि खुले द्वार की नीति जो
जो है वो चीन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? तो चीन ने अपनाई थी। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया था? आप लोग अच्छे से कमेंट करते चलिए सभी प्रश्नों का। सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किसने किया था? निषेधाधिकार मतलब होता है वीटो पावर का उपयोग, ठीक है। तो किसने किया है जी? तो वीटो पावर का सबसे ज्यादा उपयोग जो किया है वह रूस किया है। किसने किया है? तो रूस ने किया है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चीन कभी नहीं होगा, ठीक है ना। चीन कभी नहीं होगा, अमेरिका भी कभी नहीं होगा, फ्रांस भी कभी नहीं होगा। कौन होगा? तो रूस होगा। ऑप्शन सी का हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और सुरक्षा परिषद में कुल वीटो में कुल कितने देश शामिल है? मतलब किन किन देशों को वीटो पावर मिली है? तो 5 देशों को। किन किन देशों को? 5 देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है। किसको किसको जी? तो एक में हो गया अमेरिका, एक में अमेरिका, 2 में चीन, 3 में फ्रांस, 4 में फ्रांस, ठीक है ना। और 3 में रूस हो गया और एक और था इंग्लैंड, ठीक है ना। 4 यहाँ पे है और एक लास्ट है तो वो हो गया इंग्लैंड। इन सभी को वीटो शक्ति प्राप्त है, जिसमें से सबसे अधिक अगर वीटो शक्ति का किसने इस्तेमाल किया है तो वह रूस किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में, ठीक है ना, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? जो भारत है वह परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो भारत है वह जो है वह इसको भेदभाव पूर्व मानता था, ठीक है ना। भेदभाव पूर्व मानता है, मतलब कि भेदभाव जैसा है, ठीक है ना। वह मानता है कि वह इसे क्या है? तो भेदभाव पूर्व मानता है कि जो अप्रसार संधि है वह जो परमाणु अप्रसार संधि है वह भेदभाव की तरह लेकर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भेदभाव है, इसलिए वह इस पर हस्ताक्षर नहीं करता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। पहला सेट है, अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिए इसको, बहुत ही जल्द इसका अगला सेट भी लाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी? बांग्लादेश ने भारत को मान्यता कब दी थी? अर्थात कि बांग्लादेश जो है वह एक देश के रूप में कब बना? तो वह एक जो बांग्लादेश जो है वह एक देश के रूप में कब बना था जी? तो 1971 में। कब बना? 1971 में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जिनके भी उत्तर ऑप्शन सी आ रहा है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न का पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के थे? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे बान की मून, वह किस देश के थे? तो जो बान की मून थे वह थे दक्षिण कोरिया के। किस देश के थे? तो दक्षिण कोरिया के थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो बान की मून जो है किस देश के थे? तो दक्षिण कोरिया के थे। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि 25वां प्रश्न है कि 18वां सम्मेलन, ठीक है ना, सार्क सम्मेलन, 18वां जो सार्क सम्मेलन है वह कहाँ हुआ था? तो 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था जी? तो 18वां सार्क सम्मेलन जो हुआ था वह काठमांडू में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो काठमांडू में हुआ था। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 18वां सार्क सम्मेलन काठमांडू में हुआ था। काठमांडू कहाँ है जी? तो नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वही प्रश्न घुमा कर पूछ दिया है। इससे पहले जो प्रश्न था कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व मानव अधिकार दिवस, उसी प्रश्न को घुमा कर पूछ दिया है कि विश्व मानव अधिकार कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है जी? तो 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार दिवस। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? जो नाटो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1949 में हुआ था। कब हुआ था जी? वर्ष 1949 में हुआ था। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इस सभी प्रश्नों को हम अच्छे से उसमें डीपली में समझा नहीं रहे हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, कम समय में बेहतर से तैयारी करना है, ठीक है ना। अच्छे से समझाए तो समय बहुत ज़्यादा लग सकता है, इसीलिए आपको बता रहा है कि अच्छे से इसको याद कर लीजिए। 1 से 2 बार इस क्लास को कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। बस केवल सुन लीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम सभी ऑप्शन को नहीं बोल रहे हैं, बस उसका उत्तर और उसका प्रश्न पढ़ रहे हैं, उसका उत्तर बोल रहे हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से केवल उसका प्रश्न और उत्तर ही मालूम रहे, ठीक है। और कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि समय बहुत ही कम है हम लोग के पास, आप सभी के पास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? दक्षेस अर्थात कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो जो सार्क की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी जी? तो सार्क की स्थापना जो हुई थी वह 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी सार्क की अर्थात की दक्षेस की स्थापना। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व का मुद्रा कोष जो है वह कहाँ है? पूरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वह वाशिंगटन में है। कहाँ है? तो अमेरिका के वाशिंगटन में है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? जो महासभा है वह महासचिव की नियुक्ति करता है किसके सिफारिश पर? तो जो वह हो जाएगा सुरक्षा परिषद के। किसकी जी? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा जो है वह महासचिव की नियुक्ति करता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? वही प्रश्न फिर से पूछ दिया। निषेधाधिकार मतलब कि वीटो पावर का उपयोग सबसे ज्यादा किसने किया है जी? तो किसने किया है सबसे पहले? सबसे ज्यादा रूस ने किया है। किसने किया है? तो रूस ने किया है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए जितने सारे प्रश्न दोबारा पूछ रहे हैं ना, एक घुमा घुमा पूछ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको दोबारा घुमा घुमा पूछ रहा है। इसको तो हर हाल में आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न जो है इससे पहले भी पूछा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग जी? तो 6 अंग
अंग है, कितने अंग है? 6 अंग है, जिसमें से राज्यसभा है ही, महासभा है ही, सुरक्षा परिषद भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, यूनिसेफ यूनिसेफ जो है इसका सदस्य नहीं है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का यूनिसेफ जो है अंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या पूछा है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब हुआ था जी? तो भारत में आप लोगों को बता दें कि पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। किसके संरक्षण में हुआ था? तो इंदिरा गांधी, उस समय कौन थी प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी हुई थी। कब? 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ तब। अब वहीं पूछेगा कि इसका दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? परमाणु परीक्षण भारत में दूसरा, तो वह हो जाएगा 1998। कब हुआ था जी? तो 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण, ठीक है, 1948 लिख दिया है, 1998 कब हुआ था? 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। और किसके संरक्षण में हुआ था? तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल जी थे। कौन थे जी? अटल जी थे उस समय प्रधानमंत्री। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी कि पहला परमाणु परीक्षण 1974 में और दूसरा जो हुआ था 1998 में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या माना गया है? सबसे महत्वपूर्ण जो माना गया उसमें कि सामूहिक सुरक्षा, सभी की सुरक्षा की बात करता है। कौन? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, जो संविधान है, उसमें सबसे ज्यादा जो है वह जो है सामूहिक सुरक्षा की बात करता है, सभी की सुरक्षा की बात करता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सभी प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस के। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान निशस्त्रीकरण आयोग जो है वह कब बना था? हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान निशस्त्रीकरण जो है वह 1952 में बना था। कब बना था? तो 1952 में बना था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करता है कि गिरमिटिया मजदूर जो है वो भारत के किस क्षेत्र से आई थी? सॉरी, भारत के नहीं, बिहार के। जो गिरमिटिया मजदूर है वो बिहार के क्षेत्र में है ना जी। गिरमिटिया मजदूर कहाँ के थे? तो बिहार के ही थे। ठीक है, और बिहार के किस क्षेत्र से थे? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमी। तो हम आपको बता दें कि जो गिरमिटिया मजदूर है वो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से थे। किस क्षेत्र से? तो पश्चिमी क्षेत्र से थे। ठीक है ना, पश्चिमी क्षेत्र आता है, पश्चिमी चंपारण रीजन आता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र से। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के आए थे। अगला प्रश्न क्या है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सबको मालूम ही होगा कि भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है वह सन 1990 के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1990 के दशक में हुई थी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अमेरिका का पत्ता किसने लगाया? कितना आसान प्रश्न पूछा है कि अमेरिका का पत्ता किसने लगाया था? किसने लगाया था जी? तो अमेरिका का पत्ता जो है वह कोलंबस ने लगाया था। किसने लगाया था? कोलंबस ने पता लगाया था कि अमेरिका है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न है कि भारत का पता किसने लगाया था? भारत के जिसको कोई बोलता है, भारत की खोज नहीं किया था, रास्ते का खोज किया था। तो भारत का पता किसने लगाया था जी? तो भारत का पता किसने लगाया था? तो वास्को डिगामा लगाया था। किसने लगाया था? वास्को डिगामा जो है वो भारत का पता लगाया था, और जो कोलंबस है वो अमेरिका का पता लगाया था। ठीक है, चलिए समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय किसान की स्थापना जो है वो किसने किया? तो अखिल भारतीय किसान की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की, ठीक है ना, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों के लिए होता है? विधान परिषद की बात करता है, किसकी? विधान परिषद। तो विधान परिषद की सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है जी? तो 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। और विधानसभा की तो 5 वर्ष की होता है। विधानसभा की पूछा जाए तो 5 वर्ष, और विधान परिषद की पूछे तो 6 वर्ष, राज्यसभा की पूछे तो 6 वर्ष, और लोकसभा की पूछे तो 5 वर्ष। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। विधान परिषद और राज्यसभा 6 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा 5 वर्ष। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष हो जाएगा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधिकार जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? निम्नलिखित में कौन सा अधिकार है, ठीक है ना, कौन सा अधिकार है जो अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो कौन अधिकार है जी जो स्वतंत्रता पर बल देता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा नैतिक अधिकार। कौन अधिकार? नैतिक अधिकार जो है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? उच्च अथवा द्वितीय सदन जिसको बोलते हैं, तो द्वितीय सदन का नाम क्या है जी? तो द्वितीय सदन का नाम है राज्यसभा। क्या नाम है? राज्यसभा नाम है। और जो है प्रथम सदन का नाम है लोकसभा। निम्न
सदन कहे या फिर प्रथम सदन तो वह हो जाएगा लोकसभा, और वहीं अगर उच्च सदन कहे या द्वितीय सदन तो वह हो जाएगा राज्यसभा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा को द्वितीय सदन या फिर उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बिहार के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। बिहार के विधान परिषद की बात पूछ रहा है। विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जी, तो विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या है वह है 75। कितनी है, 75 संख्या है विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 75 है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छे से एकदम पूर्ण तरीके से सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन है वह किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ था वह किससे संबंधित हुआ, किसको लेकर हुआ था, तो वह जो हुआ था 73वां संविधान संशोधन वह जो है पंचायती राज को लेकर हुआ था। किसको लेकर हुआ था, पंचायती राज को लेकर हुआ था। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज को लेकर 73वां संविधान संशोधन हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 46वां प्रश्न है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, अर्थात भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन है जी, तो भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन है, तो हिंदी है। कौन है, हिंदी है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 27वां प्रश्न है कि कौन सा संविधान जो है संविधान संशोधन वह शहरी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। शहरी स्थानीय स्वशासन से जो है शहरी शासन से जो है वो कौन सा संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है, जो शहर को लेकर है वह जो है वह 74वां संविधान संशोधन है। कौन है, 74वां संविधान संशोधन जो है वह शहरी शासन से जुड़ा हुआ है। किससे, शहरी शासन से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। आप सबको बता दें कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी जी, तो 1906 में हुई थी। कब हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की। एक खुद की मतलब एक अलग राज्य की मांग कब हुई, कौन सा आंदोलन था जिसमें एक अलग मांग की राज की गई, तो विशाल आंध्र आंदोलन। कौन था जी, विशाल आंध्र आंदोलन जो है उसमें स्वायत्त राज्य की मांग की गई। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाल आंध्र आंदोलन में स्वायत्त प्रदेश की मांग की गई, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का जो आदर्श है वह क्यों रखा गया है। संविधान की जो प्रस्तावना में है, जो प्रस्तावना आप लोग को मालूम होगा कि जो हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व सब ये जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, जो अभी स्कूल में करके स्कूल में प्रार्थना के रूप में बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें जो है बंधुता का बात किया गया है। तो बंधुता का आदर्श जो है वो क्यों रखा गया है, बंधुता के बारे में बंधुता क्यों रखा गया है, जो बंधुता का जो आदर्श है वो इसलिए रखा गया, किसके लिए, तो राष्ट्रीय एकता के लिए रखा गया। किसके लिए जी, पूरे देश में एकता के लिए रखा गया। कौन, तो बंधुता का आदर्श। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता हेतु बंधुता का आदर्श रखा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। इससे एक और प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जो आत्मा है किसे कहा जाता है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा किससे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। किससे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद करते चलिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। प्रश्न सुनिएगा कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को, ठीक है ना, संसद को राज्यसभा के किसी भी विषय पर कानून बनाने का शक्ति देता है, ठीक है ना। राज्यसभा को किसी भी विषय पर क्या बनाता है, कानून बनाने की जो है वह शक्ति प्रदान करता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है, वह इसका राइट उत्तर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 249वां जो अनुच्छेद है वह संसद को राज्यसभा के किसी भी विषय पर विधान मतलब शक्ति बनाने का क्या देता है, शक्ति बनाने का शक्ति देता है, नियम बनाने का शक्ति प्रदान करता है। कौन, तो संसद। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 249वां संविधान संशोधन 249वां अनुच्छेद। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय अनुच्छेद की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। भारतीय संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन, ठीक है ना, भारतीय संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। संशोधन मतलब उसका जो विचार का वर्णन, ठीक है ना, मतलब भारतीय संशोधन के बारे में, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़कर उसमें कुछ नया करके जोड़ने का जो संशोधन है उसको संशोधन करता है। मतलब संविधान में कुछ नया विचार जोड़ने का जो होता है उसी को बोलते हैं संशोधन करता है। वह कब लागू, मतलब किस अनुच्छेद में कहा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान में संशोधन करने के बाद किस में कहा गया है। तो उसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी में 368वां जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि संविधान का संशोधन जो है वो किया जा सकता है। संविधान में कुछ नया कानून है वो जोड़ा जा सकता है। किस अनुच्छेद में, तो 368 अनुच्छेद में। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी सभी प्रश्न आप लोग को। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। जो लोकसभा है उसमें अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं जी, तो लोकसभा में अधिक से अधिक जो है वो कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 552 ही हो सकते हैं। जितना अधिक हो जाए वो 552 हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि लोकसभा की समिति में होते हैं कितने सदस्य, ठीक है ना। लोकसभा का जो समिति होता है उसमें कितने लोग होते हैं, क्या उसमें केवल लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या फिर केवल राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, या फिर 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के होते हैं, या फिर 7 लोकसभा के और 15 राज्यसभा के होते हैं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा कि लोकसभा की समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा की समिति में कुल 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा का होते हैं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। जो नए नए जो काम आते हैं उस पर जो कानून कौन बना सकता है, ठीक है ना। इससे मान लीजिए कोरोना हो गया, जैसे कि मतलब कोई भी अगर नया काम अगर देश में हो रहा है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, क्या राज्य के पास है, क्या राज्य के पास है, या फिर केवल केंद्र राज्य दोनों के पास है, या फिर केवल केंद्र के पास है, या फिर किसी के पास भी नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल केंद्र के ही पास है, ठीक है ना। नए किसी विषय
पर कानून बनाने का। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता मतलब भारत के नागरिक कहलाने के लिए आपको क्या चाहिए? भारत का नागरिक बनने के लिए आपके पास क्या होना आवश्यक है? तो भारत का नागरिक होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है निश्चित निवास। आपका एक निश्चित स्थान पर निवास होना बहुत जरूरी है, और वो आपके पास हो गया तो आप भारत के नागरिक कहलाने के लिए योग्य हो गया है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? 57वां प्रश्न की बढ़ते हैं कि 57वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था जी? तो पहला संविधान संशोधन जो है वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है? नगर निगम आवश्यक स्थापित करने के लिए, एक नगर बसाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या चाहिए? कम से कम की बात कर रहा है तो 5 लाख से अधिक। ठीक है ना, अगर 5 लाख से अधिक जनसंख्या आपके पास है तो वह एक नगर के रूप में स्थापित कर सकते हैं उसे। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा, ठीक है ना, किस संशोधन के द्वारा, मतलब कब संशोधन हुआ? संविधान का कौन सा संशोधन था जिसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? आप लोग को याद होगा कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं जी? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य जिसको बाद में जोड़ा गया। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य पहले संविधान जब बना उस समय नहीं था, बाद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है ना, कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 है। इनको कब जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो सन 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ। कब? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि सभी प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर। ठीक है ना, 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय जो दलीय व्यवस्था है वो किस श्रेणी में है? अभी कौन सा दलीय व्यवस्था काम कर रही है जी पूरे भारत में? तो बहुदलीय व्यवस्था। कौन सी है जी? तो बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो भारतीय दलीय व्यवस्था है वो बहुदलीय व्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के साम्यवादी जो है समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था? कब संकल्प लिया था जी? तो सन 1955 के आवारी अधिवेशन में। कब? 1955 के आवारी अधिवेशन में लिया था संकल्प। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी प्रश्न को याद करते चलिएगा, सभी प्रश्नों को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले आपके। अगला प्रश्न क्या है कि धारा 370 का संबंध किससे से है? तो किस प्रदेश से 370 धारा का संबंध है जी? तो सभी को ये तो सबको मालूम होगा, इस पे बहुत सारे गीत भी निकले हैं, है कि नहीं? कि 370 धारा के बारे में। 370 धारा है वो किससे से संबंधित है जी? किससे से संबंधित है 370 धारा? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। ठीक है ना, किससे? जम्मू और कश्मीर से। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 370 धारा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है जी? तो 6 राष्ट्रीय दल है। सबको मालूम है कि भारत के वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? 6 राष्ट्रीय दल है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जिनको भी 7 मालूम है वो एकदम गलत है, 7 नहीं होगा। कितने हो जाएगा? 6 उत्तर होगा। इसका राइट उत्तर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 64 नंबर कि 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? जो 26 जनवरी आता है अभी आने वाला ही है कि नहीं? 26 जनवरी है आने वाला है, इसको किस रूप में मनाते हैं जी? तो गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? ये तो सबको मालूम है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो मृत्यु है वो 27 मई 1964 को दिल के दौरा होने पर होगी। ठीक है ना, 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और इनकी मृत्यु के बाद कौन बना प्रधानमंत्री? तो लाल बहादुर शास्त्री बने। ठीक है, चलिए इनका मृत्यु कब हो गया? तो 27 मई 1964 को। अगला है कि भारत में, ठीक है ना, भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है। भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है। किसने कहा? विविधता में एकता का अर्थ हुआ कि विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सब में एकता है। यह बातें है किसने कही है? तो यह बातें जो है नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था जी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और 68 नंबर प्रश्न है। ठीक है ना, 67 प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद जो है जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। कौन सा अनुच्छेद 324 जो है वह निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किया था? गांधी जी ने 1930 में कौन सा आंदोलन किया था जी? तो सबको मालूम होगा कि 1930 में जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। कौन किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है जी? तो सबको मालूम है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है?
मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक मतलब नहीं है का अर्थ हुआ कि जो गैर संवैधानिक है। कौन है जी? गैर संवैधानिक। तो कौन है इसमें गैर संवैधानिक संस्था? तो नीति आयोग। कौन है जी? नीति आयोग जो है वह गैर संवैधानिक संस्था है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 71 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि किसने आर्थिक हितों को उभारा? 71 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किसने जो है वह आर्थिक हितों को किसने उभारा था? जो आर्थिक हित को किसने उभारा था जी? आर्थिक नीति को, आर्थिक हितों को किसने उभारा था? तो सार्वजनिक क्षेत्र ने उभारा था। किसने उभारा था? सार्वजनिक क्षेत्र ने उभारा था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का, ठीक है ना, विशेष स्थान दिया गया? मतलब कि गरीबी हटाओ का नारा जो है वह कब दिया गया था? कौन सा पंचवर्षीय योजना था उस समय? ठीक है, तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था जी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना था। कौन था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किसने दिया था? किसने दिया था जी? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है ना, इंदिरा गांधी उस समय क्या थी? प्रधानमंत्री थी। कौन थी? प्रधानमंत्री उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है ना, कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, जब गरीबी हटाओ नारा का दिया गया था। ठीक है ना, गरीबी हटाओ नारा जब दिया गया था उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना था 1974 से 1989 तक। ठीक है ना, 1979 तक। ठीक है, और इसमें जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन गरीबी हटा नहीं। उस समय गरीबी और भी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, और उस समय जो है कि जब गरीबी हटाओ नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है ना, फखरुद्दीन अली अहमद। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 73 नंबर की भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में जो है वो वित्तीय वर्ष जो है वो कब होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब मनाया जाता है? किस किस तिथि को वित्तीय वर्ष के रूप में माना जाता है? तो जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है उसको वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है 74 नंबर की भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? मतलब कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? कोई भी उम्मीदवार अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह कितने साल का हो जाएगा तो उसको राष्ट्रपति बनने के योग्य समझा जाएगा? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोई भी व्यक्ति अगर 35 साल का हो जाता है तो वह राष्ट्रपति बनने के योग्य हो जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा जी? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? तो सबको मालूम होगा कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था वह सन 1962 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1962 में हुआ था, और इसमें जो है भारत को हार का सामना देखना पड़ा। इस समय भारत का हुआ था जी तो हार गया था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। भारत और चीन का युद्ध जो है वो 1962 में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि शिमला समझौता जो है, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? जो शिमला समझौता था उस समय हस्ताक्षर किसने किया था? शिमला समझौता कब हुआ था जी? तो 3 जुलाई 1972 को हुआ था। और 1972 में प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी जी? इंदिरा गांधी थी। और पाकिस्तान के उस समय कौन थे? तो जुल्फिकार। ठीक है ना, जुल्फिकार जो अली भुट्टो थे। कौन थे? अली भुट्टो। भुट्टो का नाम सुन याद कीजिएगा, जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, उस समय इन दोनों ने, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वह कारगिल युद्ध कब हुआ था जी? जो कारगिल युद्ध है वह कब हुआ था? बहुत ही भयानक, एकदम भयानक युद्ध हुआ था। यह कब हुआ था जी कारगिल युद्ध? तो कारगिल युद्ध जो हुआ था वह 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। और इसमें पाकिस्तान की हार हुई थी बुरी तरह से। ठीक है ना, लेकिन भारतीय सेना भी बुरी तरह से जख्मी हुए थे। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए में दिया है कि परमाणु परीक्षण प्रतिबंध पर, या फिर परमाणु अप्रसार पर, या फिर व्यापक परीक्षण प्रतिबंध पर, या फिर बगदाद पर। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगी जी? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर। ठीक है ना, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर क्या किया था? तो भारत ने हस्ताक्षर किया था। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी, ठीक है ना, पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा एशियाई क्षेत्रीय मंचों पर। ठीक है ना, एशियाई क्षेत्रीय जो मंच है उसमें भारत जो है अपना पूर्ण संवाद दे सकता है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। 80 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1971 के ग्रैंड अलायंस में निम्नलिखित में कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? जो 1971 में ग्रैंड अलायंस जो हुआ था उसमें कौन सी पार्टी जो है उसमें शामिल नहीं थी? तो उसमें जो है साम्यवादी दल जो है शामिल नहीं था। कौन था जी? तो साम्यवादी दल शामिल नहीं था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 81वां प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? पहले क्या था कि महिलाओं को आरक्षण उतना नहीं था। ठीक है ना, आरक्षण था लेकिन ज्यादा नहीं था। ठीक है ना, लेकिन बाद में जब संविधान संशोधन हुआ तो उसमें पंचायतों को महिलाओं का, पंचायतों में महिलाओं को ज्यादा आरक्षण दिया गया। ठीक है ना, तो वह कौन सा संविधान संशोधन था? तो वह था ऑप्शन डी। ठीक है ना, 73वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना, महिलाओं को पंचायतों में अधिक आरक्षण दिया गया। ठीक है ना,
किस कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कानून जो है वो कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार कानून जो है वो कब लागू किया? तो कब लागू किया गया जी? 2001 में, 2003 में, 2005 में या फिर 2007 में? तो अब आपको बता दें कि जो सूचना का अधिकार है वो 2005 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 2005 को लागू किया गया था सूचना के अधिकार का। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जिनके भी उत्तर ऑप्शन सी है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि तारी विरोधी आंदोलन है किस राज्य से संबंधित है? जो तारी विरोधी आंदोलन हुआ था, तारी के विरोध में, ठीक है ना, मतलब कि दारू जब अधिक मात्रा में जब दारू जो पुरुष पीने लगे, ठीक है ना, तो उनकी महिलाओं ने, उनकी पत्नियां ने क्या किया? एक आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है ना। किस राज्य में जो तारी विरोधी आंदोलन है वह आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ? कहाँ जी? तो आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, महिलाओं ने क्या किया? तारी विरोधी आंदोलन छेड़ दिया था कि उसके पति जो है, उनके पति देव जो है वो अधिक मात्रा में तारी या फिर दारू का सेवन करने लगे। उसी को बंद करने के लिए तारी विरोधी आंदोलन किया गया था महिलाओं के द्वारा, ठीक है। तो किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा जी? तो राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 84 नंबर की डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? डीएमके जो है वो किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? किस राज्य में डीएमके पार्टी में काम कर रही है? ठीक है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु के। ठीक, किसके? तो तमिलनाडु के डीएमके राज्य का, सॉरी डीएमके जो है वो तमिलनाडु राज्य का पार्टी है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य का पार्टी कौन है? डीएमके। ठीक है, इस राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? डीएमके जो है तमिलनाडु की है, लेकिन तेलुगु देशम किसकी है जी? तो जो तेलुगु देशम है वो भी आंध्र प्रदेश की है। किसकी है? तेलुगु देशम, तेलुगु भाषा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, तो उसका तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश की हो गई। किसकी होगी जी? तो तेलुगु देशम जो है वह आंध्र प्रदेश की हो गई। ऑप्शन डी इसका भी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत का 29वां, ठीक है ना, कौन सा राज्य है जिसको हाल में ही, ठीक है, विभक्त यानी कि तोड़कर भारत का 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? ठीक है ना, मतलब तेलंगाना जो है वो किस राज्य से टूटकर बना हुआ है? तेलंगाना जो है वो किस राज्य से टूटकर बना हुआ है? 29वां राज्य, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 है, लेकिन 29वां राज्य कैसे? तो 29वां राज्य पहले था, ठीक है ना, और वर्तमान में इसको 28 कैसे कर दिया गया? ताकि जम्मू कश्मीर जो है उसको अलग ये करके, ठीक है ना, लद्दाख को एक अलग केंद्रशासित राज्य बना दिया गया। ठीक है, जिससे क्या हो गया? यह एक 28 राज्य बन गया। ठीक है ना, यह 29वां राज्य था। 29वां राज्य है वह किससे टूटकर बना था? तो आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना किससे टूटकर बना था? तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश से भारत का 29वां राज्य बना था। किस राज्य से टूटा था? तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूटा था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न क्या है? 86 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पर दिख रहा होगा। 86 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या था? जो क्षेत्रीय दल है उनके जो उदय बहुत जल्दी के हो गए, ठीक है ना, उनका सबसे बड़ा कारण क्या था? तो कांग्रेस के पतन का, ठीक है ना, सबसे बड़ा जो कारण है कांग्रेस के नेतृत्व का पतन। जैसे ही कांग्रेस का पतन हुआ, ठीक है ना, कांग्रेस का नेतृत्व में क्या हुआ जी? थोड़ी बाधा आई, रुकावट आई, तो क्या हुआ? क्षेत्रीय जो दल थे, छोटे मोटे जो दल थे, वो बहुत ही जल्दी सामने आ गए। ठीक है, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेस के नेतृत्व का पतन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा जी? तो राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 88 नंबर कि सन 1989 में, ठीक है ना, 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था? राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किसने किया था? राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व है वह किसने किया था जी? तो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का जो नेतृत्व है वह बीपी सिंह ने किया था। किसने किया था? बीपी सिंह ने किया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अखिल भारतीय किसान की स्थापना, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? वही प्रश्न फिर से घुमा कर पूछा है, घुमा कर नहीं, सेम टू सेम प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया है? पहले प्रश्न में कराया था, किसने किया था जी? तो सच्चिदानंद सरस्वती ने। किसने किया था? सच्चिदानंद सरस्वती ने करा था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी जिनका भी करेक्ट है एकदम सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था? फिर वही प्रश्न पूछ दिया है, किसने किया था? तो बीपी सिंह ने किया था। किसने किया था? बीपी सिंह ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करता है कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था? नेहरू के मृत्यु के बाद, नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बात कर रहा है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 मई 1964 को। और क्या थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बना? हम आपको बताए थे कि उनके बाद जो प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो लाल बहादुर शास्त्री बने थे। किसने कौन बने थे जी? लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 2010 ईस्वी के बिहार में, ठीक है, 2010 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ठीक है, 2010 में जब बिहार के विधानसभा में जब चुनाव हुआ तो कौन सा राजनीतिक दल है जो जीता? ठीक है ना, कौन सा राजनीतिक दल प्रथम दल मतलब प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो जनता दल। कौन जी? तो भारतीय जनता जो है, जनता दल, केवल जनता दल, भारतीय जनता दल नहीं बल्कि जनता दल। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 93 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? ठीक है ना, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने जो है निर्णायक भूमिका निभाई? ये ऑप्शन इसका सी क्या हो जाएगा जी? राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा, पार्टी अध्यक्ष कामराज जी ने। ठीक है ना, कामराज जी ने राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में निर्णायक भूमिका निभाई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 94 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले? 1971 में जब चुनाव हुआ तो उस समय जो है कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी? कितनी सीटें मिली थी जी? तो 352। कितनी मिली थी? 352। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 95 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? कांग्रेस की स्थापना किसने किया था जी? उन्होंने पहले ही बताया था कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एओ हुम ने किया था। किसने? एओ हुम ने कांग्रेस की स्थापना किया। और भारतीय जनसंघ अर्थात कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। यहाँ पे पूछा है कांग्रेस की स्थापना, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा जी? राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए एओ हुम ने कांग्रेस की स्थापना किया था।
अगला प्रश्न है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। उल्फा जो क्या है, एक आतंकवादी संगठन है। किस देश में है जी? उल्फा का आतंकवादी संगठन जो है किस देश में है? तो भारत में ही है। भारत का एक आतंकवादी संगठन है। कौन? तो उल्फा। कौन है जी? उल्फा। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 97वां नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि दोष होते हुए भी, ठीक है, दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है। दोष होते हुए भी नौकरशाही जो है वह एक अपरिहार्य आवश्यकता है। किसने कहा था यह बात? यह बात जो है वह हैरोल्ड लॉस्क ने कहा था। किसने कहा था? हैरोल्ड लॉस्क ने कहा था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है कि जनता सरकार के, ठीक है ना, जनता सरकार के समय में किस विशेष अधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया? जनता सरकार के समय में किस विशेष अधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया? ठीक है ना, कौन सा ऐसा जो है वह अधिकार था जिसके हनन के आरोप पर, ठीक है ना, लोकसभा की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था, ठीक है, जनता सरकार के समय में। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? राइट उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है ना, इंदिरा गांधी के समय जो है वो क्या होता है, यह घटना हुई थी कि जनता सरकार के समय में, ठीक है ना, जनता सरकार के समय में कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जिसके विशेष अधिकार का, ठीक है ना, इंदिरा गांधी के विशेष अधिकार हनन के आरोप पर, ठीक है ना, लोकसभा की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। किनको? तो इंदिरा गांधी का। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। 99वां नंबर प्रश्न को करा है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? हमने पहले ही बताया था कि 1975 में, ठीक है, आपातकाल की घोषणा जब हुई तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है ना, गरीबी हटाओ का जब नारा हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, ठीक है ना। लेकिन जब आपातकाल जब घोषणा हुआ थे ना, आपातकाल लग गया था, तो उस समय जो है वो आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे जी? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे जी? फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे, ठीक है, जब गरीबी हटाओ का नारा लगा और आपातकाल का घोषणा हुआ। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट में प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? किनको संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है जी? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ठीक है ना, या फिर छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, या फिर लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। किसको? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। किसने? जयप्रकाश नारायण जी ने। या फिर इसका एक और नाम है छात्र आंदोलन, या फिर इनको एक और इससे एक और प्रश्न बनता है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट उत्तर सही उधर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे, अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, कुल आज 100 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। कितना? मॉडल सेट का जो पहला मॉडल सेट है उसका पहला मॉडल सेट का 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने उत्तर को सही से उत्तर दिया है, ठीक है ना, कितने प्रश्नों का सही से उत्तर दिया है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही कड़ी मेहनत करते चलिए, मन लगा पढ़ते चलिए, और आपके लिए नेक्स्ट हम जो क्लास लगाएंगे तो इसका जो चौथा जो आगे जो 4 बच्चा है हमारा सेट, उसका बहुत ही क्लास जल्दी कराएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है ना, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर इस वीडियो को नए देखे हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब हम नेक्स्ट इसका मॉडल सेट लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।